हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है एंड वेलकम इन इकोनॉमिक्स। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस यूएसए। और इंडिया वर्सेस यूएसए का जो ग्राउंड है जहां पर यूएसए इल्जाम लगा रहा है इंडिया पे, वो है डब्ल्यूटीओ। देखो, इंडिया ने यूएसए ने इंडिया पे आरोप लगाया है कि इंडिया की अनसाइंटिफिक डेयरी इंपोर्ट की पॉलिसीज हैं, उसको इंडिया को चेंज करना चाहिए। देखो, ये सब बहुत ऊपर ऊपर की बातें हैं, दिखावा की बातें हैं। यूएसए को पता है कि आपको भी पता है, मुझे पता है, यूएसए को भी पता है कि डब्ल्यूटीओ की जो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अभी उसका फॉर्मेशन नहीं हो, मतलब फाइनल डिसीजन टेकिंग बॉडी अभी वहां पे है नहीं। ठीक है। अच्छा, आप कोई भी इल्जाम लगाओगे, वो वहां पे केस होगा और केस का केस रखा रह जाएगा, कोई फाइनल डिसीजन आने वाला नहीं है। केस पे केस, तारीख पे तारीख होती जाएगी और कुछ होने वाला नहीं है। यूएसए बस इंडिया पे प्रेशराइज करना चाह रहा है डब्ल्यूटीओ के माध्यम से कि भाई जो ट्रेड डील होने वाली है इंडिया और यूएसए के बीच में, वो यूएसए के फेवर में हो और उस ट्रेड डील में कुछ ऐसा हो कि इंडिया अलाउ करे यूएसए को कि इंडिया इंपोर्ट करे यूएसए के डेयरी प्रोडक्ट्स को। ये यूएसए चाह रहा है। ये हमने एक दिन पहले जब डिस्कस करा था, तब उसमें भी हमने देखा था कि हमें ट्रेड डील करनी पड़ेगी यूएसए से, और यूएसए को हमें, मतलब उसका जो ईगो है उसे हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। असलियत ये है कि हम उसको उसको एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान है। तो हमें अपना इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। और हमने उस एडिटोरियल में ये देखा था कि इंपोर्ट तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, पर इंपोर्ट हम उस सेक्शन में बढ़ाएंगे जिस सेक्शन में हमें फायदा हो। ठीक है। और यूएस ये चाहता है कि अब इंपोर्ट ये बढ़ाएंगे ही, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट करने, अगर इंपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे ये। अब यूएस ये चाहता है कि इंपोर्ट उस चीजों का हो जिस चीजों से यूएस को फायदा हो। समझ रहे हो? इंपोर्ट तो हमें करना ही पड़ेगा, इंपोर्ट तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा अगर हमें एक्सपोर्ट करना है। यूएस $84 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, $45 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा अगर एक्सपोर्ट करना है हमें यूएस में। अच्छा मार्केट हमें बनाए रखना है तो यूएस में। ठीक है। और रेमिटेंसेस भी हमारे यहाँ पास बहुत सारा आ रहा है, तो यूएस को शांत रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब इंपोर्ट बढ़ाने के लिए या तो हम इंपोर्ट सेमीकंडक्टर्स का इंपोर्ट कर लें, या कोई टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट कर लें, या फिर ऑयल का इंपोर्ट कर लें, तो हमारा फायदा होगा। पर यूएस ये चाह रहा है कि हम इंपोर्ट करें किसका? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जिससे यूएस को फायदा हो, है ना। तो ये लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में यूएस ये चाह रहा है कि हम डेयरी प्रोडक्ट का इंपोर्ट करें, इसलिए यूएस हमें प्रेशराइज कर रहा है इस तरीके से। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है इसमें। यूएस ये बोल रहा है कि आपके जो ऑयल, जो डेयरी इंपोर्ट का जो आपके रूल्स हैं, जो आपने स्टैंडर्ड बना कर रखे हैं, वो गलत हैं। तो भाई साहब, स्टैंडर्ड क्या है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि पहला तो स्टैंडर्ड तो ये है कि हमें सर्टिफिकेशन दैट द डेयरी प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम। हमें क्या चाहिए? सर्टिफिकेशन चाहिए कि आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो है फ्री फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, है ना, हार्मफुल रेसिड्यू। इन सारी चीजों से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो फ्री हैं। पहला हमें सर्टिफिकेशन चाहिए। और ये सर्टिफिकेशन जो एक्सपोर्टिंग अथॉरिटी कंट्री है, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसकी जो अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी होगी वहां पे, वो ये सर्टिफिकेशन बना के देगी। ठीक है। अगर आप ये कंडीशन फॉलो करते हो तो आप इंपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। इस चीज की वजह से देखो, अभी हमने हमारी जो इंडिया और जो न्यूजीलैंड है के साथ जो डील है, वो भी हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया और न्यूजीलैंड का है, वो भी परेशान चल रहा है इसी वजह से। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो डील हो रही है, वो भी परेशान चल रही है इसी वजह से। तो आप कौन से स्पेशल हो सर? है ना, यूएस कौन सा स्पेशल है कि आपके लिए हम कानून चेंज कर लें? और हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो, पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी का हमें ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी, देखो, कल्चरल एंड रिलीजियस सेंसिटिविटी का इश्यू यहां पे आ रहा है कि देखो, फॉरेन कंट्रीज में जो चीज बन रहा है, मतलब यूएसए में जो चीज बन रहा है, वो मतलब उसमें जो बैक्टीरिया डल रहा है, वो बैक्टीरिया जो काव होते हैं, बोवीन होते हैं, उन जो यंग काव्स होते हैं, उनके बछड़े जो होते हैं, उनके पेट के अंदर से वो बैक्टीरिया निकाल रहे हैं, उससे वो क्या बना रहे हैं? चीज बना रहे हैं। तो ये इंडिया में नॉन वेज कहलाता है। ये सारी बातें हो रही हैं जो कल्चरल रिलीजियसली
इंडिया को हर्ट कर सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है कि फार्मर प्रोडक्शन, ये सबसे बड़ा इशूज है हमारे, सबसे बड़ा इशू है। अराउंड इंडिया में कितने फार्मर है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे डेटा है 100 मिलियन हाउसहोल्ड, 100 मिलियन हाउसहोल्ड डायरेक्टली डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए इन पे, डेयरी प्रोडक्ट्स पे या फिर गाय पे भैंसों पे डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए। बहुत आपको पता है कि इंडिया में जो जमीन है, एवरेज जो जमीन की होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से कम है। इवन गवर्नमेंट को स्कीम बनानी पड़ रही है कि भाई जिनके पास इतनी कम जमीन है उनको हम इतने रुपए और देंगे ताकि उनको सपोर्ट हो पाए। जब गवर्नमेंट इतने रुपए खर्च कर रही है एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, उस फार्मर को सपोर्ट करने के लिए जिसके पास इतनी कम जमीन है, और वो जिंदा इसीलिए ही है कि उसके पास ये कुछ एनिमल्स हैं जिसके दूध को बेच के वो है सर्वाइव कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे मतलब अलाउ कर दे कि आपके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करें ताकि हमारा जो फार्मर है पूरा बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो ये परेशानी है। अब उसके बाद ठीक है, ये मैंने बता दिया इंडिया रेशनल डेयरी इंपोर्ट इम्प्रूव्स। ठीक है, यूएस ऑब्जेक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ, देखो यूएस यूज कर रहा है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कमिटी को यूज कर रहा है इंडिया को दबाने के लिए, और यूएस बोल रहा है कि इंडिया डी सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो अनसाइंटिफिक है और नॉन अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड क्रिएट अननेसेसरी ट्रेड बैरियर। बिल्कुल साहब, ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल हमने माना कि ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहा है, पर ये जो ट्रेड बैरियर है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन, किसी भी देश को फेवर नहीं कर रहा है, और जब ये किसी भी देश को फेवर नहीं कर रहा है तो ये डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो रूल है उसे हम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। हमारी बहुत सारे बाइलैटरल एग्रीमेंट विद द न्यूजीलैंड, विद द ऑस्ट्रेलिया आर हैम्पर्ड बाय दिस, मगर हमने इसे नहीं करा है क्योंकि हमारी जीडीपी का 60% जो हिस्सा आता है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से आता है। अनलाइक अदर कंट्रीज, अनलाइक अदर यूएस कंट्रीज, अनलाइक अदर स्टैंडर्ड्स, तो हम उस बात को क्यों माने सर? देख रहे हैं ठीक है आप? तो ये वाली बात है। इंडिया का रिस्पांस ये आया कि सर हमारे पास हमारे कुछ फार्मर्स है वो 2-3 एनिमल के उसके ऊपर चल रहे हैं, और ये एग्रीमेंट नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। और साइंटिफिक बेसिस क्या सर? साइंटिफिक बेसिस की बात कर रहे हो, सर्टिफिकेशन हम मांग रहे हैं, और कौन साइंटिफिक बेसिस चाहिए आपको? और ये फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अंतर्गत है। हम भी चेक करते हैं, हमारे यहाँ भी जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भी हम ये चीज चेक करते हैं, और जो आएगा उसको भी हम चेक करते हैं, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है सर। ठीक है, इंडिया का रिस्पॉन्स ये रहा। देखिए घुमा फिरा के हम जितने भी बात कर लें वो सारी बातें घुमा फिरा के यही आ रहा है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, और यूएस उसमें अपर हैंड चाहता है। यूएस चाहता है उसमें जितना ज्यादा अपना प्रॉफिट निकाल पाए उतना वो निकालना चाहता है। वही बातें हो रही हैं यहाँ पे, अगर हम कुछ भी बात कर लें। बाकी इंपॉर्टेंट इस जो न्यूज में जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट बस ये हो सकता है कि हम बात कर ले थोड़ा डब्ल्यूटीओ के बारे में, ताकि थोड़ा सा और आपको सीखने को लिए मिल जाए। ठीक है, बाकी प्लीज आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। अगर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो हमारी कोचिंग इकोहॉलिक्स आपको जो भी आप कोर्स चाहते हो उसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में इन सवालों का जवाब दीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ की जो बर्थ है वो थोड़ा सा किस्मत डब्ल्यूटीओ की थोड़ी अच्छी रही नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड समिट में बनाने की बात हुई थी, पर वो बना नहीं, यूएस ने अपोज कर दिया था। उसके बाद फिर जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ बना 1947 में। इसकी प्रॉब्लम ये है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ की प्रॉब्लम ये है कि ये रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये? रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ ट्रेड इन गुड्स कर रही थी, ट्रेड इन गुड्स कर रही थी। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ में जो ट्रेड हो रहा था वो ट्रेड इन गुड्स को दे रही थी, और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी, स्पेशलाइज नहीं थी। इसमें अच्छी बात ये थी, मतलब जो अभी ब्रिक्स मीटिंग में जो हमारे मोदी जी साउथ कॉपरेशन के बारे में बात करके आए हैं, वो चीज में यहाँ पे थी। यहाँ पे सब कंट्री के वोट की जो वैल्यू थी वो बराबर थी, अनलाइक आईएमएफ, अनलाइक वर्ल्ड बैंक।
है ना, उनकी वहां पे वोट की वैल्यू बराबर नहीं थी, पर WTO वो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ में थी। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी जनरल ट्रेड एंड टैरिफ में, मतलब मैंने बोला ना भी गुड्स का ही है सिर्फ। तो फिर उरुग्वे राउंड हुआ 1986 से लेकर 1993। उस राउंड में ये बोला कि भाई हमें इसमें थोड़ा सा ट्रेड इन सर्विसेज भी लाना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी लाना चाहिए। तो फिर मराकाश एग्रीमेंट हुआ और फिर 1994-5 में हमारा WTO का बर्थ हो गया। बहुत मुश्किल से ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है और अभी भी ये बहुत मुश्किल में है, क्योंकि ट्रेड जो देखो, जो चीज मार्केट होती है ना, मार्केट हमेशा परेशान रहता है, ये बात हमेशा याद रखो। अभी जेम्स स्ट्रीट का इशू आपने देखा होगा, सेबी का। RBI ज्यादा परेशान नहीं होता है, सेबी ज्यादा परेशान होता है। सेबी में ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं कि सेबी अच्छा से अपना काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सेबी, क्यों क्यों एलिगेशन लग रहे हैं? क्योंकि सेबी मार्केट से डील कर रहा है। आप देखो, एक इंसान घर में रह रहा है, एक इंसान सड़क में है, तो सड़क में रहने की वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, घर पे अगर इंसान रह रहा है तो एक्सीडेंट कम होंगे। तो वही बात है, WTO में यहाँ पे ट्रेड के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे परेशानियां रहेंगी। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह है कि देखो, WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी रहती है, 2 साल में एक बार मीटिंग हो रही है इसकी। और जनरल काउंसिल है जो डिसीजन डे टू डे डिसीजन लेती है। अब जनरल काउंसिल के अंदर एक अपीलेट बॉडी है। देखो, जनरल काउंसिल है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, फिर अपीलेट बॉडी है। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तो काम करता है, पर जो अपीलेट बॉडी है वो काम नहीं कर रहा है। तो फाइनल जो इसकी WTO की जो पावर है, डिसीजन लेने की पावर, वो डे बाय डे कम होती जा रही है। एक मैंने मीम देखा था, उस मीम में कुछ ऐसा था कि जैसे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो वैसी हालत हो गई WTO की। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी है पर पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली हालत हो गई WTO की। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी आपको डाउट हो इसके रिगार्डिंग, WTO को रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, इस जो भी हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग को डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको ये जो भी जो इंपॉर्टेंट PDFs हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।